Assalamualaikum everyone. We will get back to the Python and I'll hand over this thing to Dr. Shiraz. Sir. जी थैंक यू सो मच। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पाइथन की हम फंडामेंटल्स पे बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने ऑपरेटर्स जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी प्रोग्राम का, उन पे बात की थी। हमने 4 किस्म के डिफरेंट ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर डिस्कस किए थे, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर डिस्कस किए थे, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्कस किए थे और फिर हमने मेंबरशिप ऑपरेटर जो थे वो डिस्कस किए थे। तो आज इसी को आगे लेके चलेंगे। आज हम डिफरेंट जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास लूप्स हैं डिफरेंट, पहले उन पे बात करेंगे। उनकी साथ हारिस भाई ने बहुत अच्छी एग्जांपल्स भी बनाई हुई हैं, तो वो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है पाइथन का, वो है कि आप अपने फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आप प्रिंट कॉल कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी के फंक्शन तो ऑलरेडी कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप अपने फंक्शन कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम इस डिस्कशन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, तो हमारी कोशिश होगी कि ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हम वाइंड अप कर दें। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि आज जो हम लोग करने जा रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस बेसिकली पाइथन के अंदर है क्या। आज हम लोग इफ़ बेसिकली इनको पाइथन के अंदर कहा जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कि ये जो एक प्रोग्राम आप लिख रहे हैं पाइथन के अंदर उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। उसका कुछ हिस्सा हमने कल के लेक्चर्स में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ऑपरेटर्स और जहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे, वो भी आज इसके अंदर एक्सेसिवली यूज़ हो रहे होंगे। तो जब हम इफ़ स्टेटमेंट की बात करते हैं, एल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो अभी आप जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ वो इतना जहन में रखें कि ये वो चीज़ें हैं जो आपके प्रोग्राम का पूरा फ्लो बदल देंगे। कि आपके प्रोग्राम ने डिसाइड करना है कि इसके बाद यहाँ से इस स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड के बाद मैंने लेफ़्ट साइड पे जाना है या मैंने राइट साइड पे जाना है, मैंने क्या काम करना है, ये काम करना है या ये नहीं करना। तो ये आपके कोड के अंदर एक डिसाइसिव पार्ट प्ले करते हैं, जो आज हम चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, उसका प्रॉपर सिंटैक्स देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वो चीज़ें देखेंगे, और जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स पढ़े थे वो किस तरह से यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं उनको भी साथ साथ देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। इफ़ अगर मैं उर्दू में अगर इसको तर्जमा करूँ तो इसका मतलब है अगर ये हो तो ये कर दो, अगर ये ना हो तो कुछ और कर दो। वो अब आपने डिफाइन करना है कि क्या करना है। आप इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे अगर, और आप आगे एक शर्त लगा देंगे, एक कंडीशन दे देंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी, कि एज शुड बी ग्रेटर देन 30। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा डेंजरस सी एक राइड है किसी झूले की, तो अब वहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे आता है और उसकी एज अगर इस सर्टेन लिमिट से ऊपर होगी तो आपने उसको अलाउ करना है टिकट्स के लिए, अदरवाइज उसको आपने रिजेक्ट कर देना है। तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, बट उसके पीछे क्या कंडीशन आपकी काम कर रही होगी, तो उसमें आपकी इफ़ स्टेटमेंट भी काम करेगी, और आपके जो आपने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स पढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे, वो भी यूज़ होंगे। देखें यहाँ पे इसका सिंटैक्स बिल्कुल बेसिक है। आपने इफ़ का कीवर्ड यूज़ करना है, इफ़ का कीवर्ड यूज़ करना है, और उसके आगे अपनी कंडीशन मेंशन करनी है। जो भी कंडीशन आप यूज़ करना चाहते हैं वो अब आगे चल के हम देखेंगे कंडीशन आपने किस तरह से एक्सप्लेन करनी है अपनी, और उसके आगे आपने कॉलन का साइन लगाना है। ये डिफाइन करेगा कि यहाँ तक आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और अब आप उसको वो चीज़ बताएंगे जो इस कंडीशन के, ये जो आपने कंडीशन मेंशन की है, इसके ट्रू होने पे उसने काम करना है। वो एक चीज़ हो सकती है, आप उसको एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, वो एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, आप उनको मल्टीपल स्टेटमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाद, कॉलन के बाद वेरी नेक्स्ट जो लाइंस होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी तभी जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, ये इसका बिल्कुल बेसिक आइडिया है, इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा हारिस, इधर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये कंडीशन
क्या क्या इसका जवाब आ सकता है? क्या इसका जवाब हमेशा ट्रू या फॉल्स ही आएगा, या इसके अलावा भी कोई जवाब हो सकता है? बिल्कुल, देखें, इसका आंसर ट्रू और फॉल्स की सूरत में होता है, बट इसका आंसर आपको डिफरेंट कंडीशंस के तौर पर भी मिल सकता है। वो मैं आपको अगर वो मेरा ख्याल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभी के लिए कि ये इफ ट्रू तो एक काम करे, फॉल्स तो दूसरा फॉल्स काम, तो दूसरा काम करे। इसका मतलब बुलियन में काम करता है, 0-1 की फॉर्म में काम करता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में काम करता है। ओके, सबसे पहले आपके पास एक एग्जांपल है, मैंने जो सेट की हुई है कि स्टूडेंट के मार्क्स हैं, स्कोर्स हैं, ठीक है। आप एक वेरिएबल में उनकी वैल्यूज़ ले रहे हैं और जस्ट ये चेक कर रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट का स्कोर 65 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, तो आप उसका एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें कि स्टूडेंट के जो स्कोर है वो पासिंग ग्रेड्स हैं, ये ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट स्कोर का एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू मैंने रख दी 65। और अब सिंटैक्स यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट 2 ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आपको सिंटैक्स के ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज करूँगा, आगे फिर हम ज़रा इसको क्विकली देखेंगे, तो यहाँ पे आपने ज़रा ज़्यादा फोकस करना है। इफ़ का मैंने कीवर्ड लगाया और देखें जैसे ही मैंने लिखा है तो इसका कलर सेपरेट आउट हो गया, इसका कलर डिफरेंट हो गया, जो कि ये शो करता है कि ये एक पाइथन के अंदर एक रिजर्व वर्ड के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो इसको आप वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, जो हमने वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन के अंदर बात की थी। और आगे मैंने वेरिएबल पास कर दिया कि इफ़ स्टूडेंट स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, तो उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरी ये प्रिंट स्टेटमेंट है, तो उसको मैसेज डिस्प्ले हो जाए स्टूडेंट हैज स्कोर्ड पासिंग ग्रेड। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया जी, मैसेज डिस्प्ले हो गया स्टूडेंट हैज स्कोर्ड पासिंग ग्रेड्स। इसके अंदर मैं मजीद चेंजिंग कर सकता हूँ। मैं चेंजिंग ये कर सकता हूँ कि मैं इसका साइन बदल के अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 65 के इक्वल हों या उससे लेस हों, तो उसको मैसेज डिस्प्ले कर दे। इस केस के अंदर भी इसको मैसेज डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 66 कर देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब ये क्या हुआ, कोड तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया लेकिन इसका आंसर कोई नहीं आया। ये अजीब सी बात नहीं हुई? कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुआ, मुझे कोई एरर शो नहीं हुआ, और यहां पर मुझे कोई आंसर भी शो नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां इस चीज को आपने माइंड में रखना है, इसको मैं आगे जाके एड्रेस करता हूं। ओके, अगर मैं अब इसकी वैल्यू को मजीद 64 कर देता हूं, ये मेरी अब दोबारा मेरे पास आंसर जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। मैंने बेसिकली किया क्या, मैंने सिर्फ कंडीशन उसको ये बताई थी कि अगर 65 से मार्क्स लेस होंगे या 65 होंगे तो मुझे ये काम करके देना है। मैंने उसको ये तो नहीं बताया था कि अगर गलत हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या काम करना है। तो तब तो उसके लिए क्या है, खामोशी इख्तियार करने का मामला है। तो यहाँ पे उसने कोई आउटपुट मुझे शो नहीं की। मूव ऑन आगे करते हैं। इसी तरीके से मैंने इसके अंदर इस दफ़ा ज़रा कोशिश की है कि ज़्यादा आपको टेक्सचुअल फॉर्म में मैं चीज़ें मेंशन करते जाऊं कि आप ग्रेड्स की अगर वैल्यूज़ को चेंज भी करते हैं तो क्या आपके साथ साथ होता है। ये नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है, इसके अंदर ही ग्रेड्स जो है वो उनकी वैल्यूज़ चेंज करके आपके पास यहाँ पे वो केस है कि वैल्यूज़ आप चेंज करें लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसका भी हम देखते हैं कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होती है तो आपने केस एक डिफाइन कर लिया कि ये काम होगा, अगर फॉल्स होती है तो आपने कंडीशन केस किस तरह से डिफाइन करना है। आगे मूव करते हैं। फ्लो को आप लोगों ने अब इस एग्जांपल में समझना है। हम सिंपली ये कर रहे हैं कि अगर एक यूज़र एक नंबर हमारे पास हमें मिल रहा है और अगर वो नंबर पॉजिटिव हो तो हमारा प्रोग्राम चेक करे कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो मैसेज डिस्प्ले करा दे नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं है तो उसके लिए अभी हमने कोई काम नहीं किया हुआ, ठीक है। उसको अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नम, उसमें मैंने वैल्यू रख दी 3। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ पॉजिटिव नम इज़ ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है। तो अगर वो 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर दो, वो वेरिएबल का जो वैल्यू होगी वो नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है। और अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ पर एक ये मैंने हाईलाइट किया, ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पे मौजूद है कि नेक्स्ट लाइन मेरी कॉलन के बाद जो लिख रहा हूँ मैं प्रिंट स्टेटमेंट वो
बिल्कुल एग्जैक्टली इफ़ के नीचे नहीं आ रही, वहाँ पर स्पेसिस मौजूद हैं। इसको कहते हैं इंडेंटेशन। अगर मैं ये इंडेंटेशन रिमूव कर देता हूँ और फिर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही देखें, वो मुझे यहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिया रेड, ये एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट के सिंटैक्स में ये बात मेंशन है कि इफ़ का कीवर्ड आएगा, कंडीशन आएगी, कॉलन का साइन आएगा, लेकिन अब आप ट्रू के केस में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है वो इंडेंटेशन के बाद आएगी, तभी उसको पता चलेगा कि ये वो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो मैंने एग्जीक्यूट करनी है ट्रू के केस में, कि जब कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो ये देखें जी, उसके बाद ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट एक लिख दिया अब, और इसको मैंने इंडेंट नहीं किया। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वाली प्रिंट स्टेटमेंट ये जो मैंने हाईलाइट की है, ये इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक का पार्ट है, लेकिन जो इंडेंट नहीं की वो उसका पार्ट नहीं है। तो अब इस प्रिंट स्टेटमेंट का ऊपर वाली कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ऊपर वाली कंडीशन चेक होगी, कंडीशन के मुताबिक ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, नहीं चलेगी, लेकिन ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट है ये लाजमी एग्जीक्यूट होगी हमेशा, और हमेशा जो मैसेज है वो डिस्प्ले करती रहेगी। इसी तरीके से मैंने एक नेगेटिव नंबर के लिए एग्जांपल ली, नेगेटिव नंबर दिया, और अगर मैंने मेंशन किया कि अच्छा यहाँ पर मैंने इसको करना है इफ़ अ नेगेटिव नंबर इज़ लेस देन 0, तो वो प्रिंट कर दे कि नंबर इज़ नेगेटिव। मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए सबसे पहली लाइन आ रही है 3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर उसने चेक किया 3 वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ये वाली लाइन उसने हमेशा प्रिंट करनी थी, दिस इज़ ऑलवेज प्रिंटेड, ठीक है, वो प्रिंट आ गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट थी जो मैं -1 लिखा हुआ था, -1 इज़ अ नेगेटिव नंबर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू थी, इसने प्रिंट होना था, और लास्ट वाली भी हमेशा प्रिंट होगी। तो फ्लो आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम अपना चेक करता है, और उसके बाद जो आप इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर देंगे वो चीज़ कंडीशन के इवैल्यूएशन के बाद एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज जो उसके ब्लॉक से बाहर होगा वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है पाइथन के अंदर। अगर एक इंडेंटेशन आपकी पूरे प्रोग्राम में गलत हो तो आपको वो ढूंढने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और आपका प्रोग्राम कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप यही ढूंढते रहेंगे एरर कहाँ पे है। अच्छा, इंडेंटेशन का जो स्टैंडर्ड है पाइथन में वो है 4 स्पेसेस, ठीक है। तो आपने 4 स्पेसेस डालेंगे तो इंडेंटेशन प्रॉपर होगी। अच्छा, इसमें 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, पाइथन नाराज़ नहीं होती, लेकिन ये एक कन्वेंशन है, और कुछ प्रोग्रामर जो हैं वो टैब भी यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि आप जिस जगह ये कोड लिख रहे हैं उधर अगर आपने स्पेसिस और टैब्स मिक्स किए तो इतने अजीबोगरीब एरर आएंगे कि आपके सर में दर्द हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आपका एडिटर है वो अगर आप टैब दबाते हैं तो वो टैब को 4 स्पेसिस में कन्वर्ट कर दे। ये हर एडिटर के अंदर ये ऑप्शन होती है। अदरवाइज़ बेहतर ये है कि आप एक अपनी कन्वेंशन बना लें कि मैंने 4 स्पेसिस ही देनी है या मैंने टैब ही देनी है। सो डू नॉट ट्राई टू मिक्स टैब और स्पेसिस, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि यार मैंने यहाँ स्पेस तो नज़र आ रही है, लेकिन उधर आप जब देखेंगे तो कहीं टैब का करैक्टर होगा, कहीं 4 स्पेसिस होंगी, और वो पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा और आपको वो एरर भी नज़र नहीं आएगा। आपको कोशिश करनी है कि टैब यूज़ करें, क्योंकि टैब जो है वो ओवरऑल आपकी कोडिंग स्पीड बढ़ा देता है, क्योंकि हर टैब के आप 4 दफ़ा बटन क्लिक करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टैब की आदत डाल लेंगे, टैब को एक दफ़ा कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर टैब प्लस स्पेस यूज़ करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी ख़राब होगी। जी, ठीक है। इससे आगे आपके पास एक और इसी कन्वेंशन के ऊपर एक एग्जांपल मौजूद है, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक सिंपल एक कंडीशन मैंने लगा दी कि अगर मेरे पास जो इनपुट जो नंबर है वो 6 से बड़ा होगा तो हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे। वो टास्क क्या होगा कि हम उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करके यूज़र को डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये आपके पास एक नंबर है, बिल्कुल बेसिक। मैंने इसमें कमेंटिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव की है और वेरिएबल नेमिंग इस तरह की है कि आप एग्जैक्टली इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको कोड जो है वो अंडरस्टैंड होता जाएगा। तो नंबर को जस्ट वो चेक करेगा कि अगर वो 6 से बड़ा है तो आपका जो है वो कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपको सिंपल। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक मैसेज आया, नेक्स्ट लाइंस ऑफ कोड।
वो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि इफ़ के ब्लॉक से बाहर है। इसका मतलब है कि इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन थी वो इस टाइम फॉल्स हुई थी और उसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। यही मैं नंबर 9 कर देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। आपके पास जो है वो द स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 81। एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि आपने नंबर क्या दिया था, आपके पास जो आउटपुट है वो उसकी क्या आ रही है। ठीक है, और ये मैंने जान के आपके पास बार बार ऐड किए हुए ताकि आप इन चीज़ों को देखें और आपको ये चीज़ें एक दफ़ा जहन में बैठ जाएं कि फ्लो जो आपकी इंडेंटेशन है वो किस तरह से मैटर करती है। इसके अंदर एक और चीज़ है कि आप इसका शॉर्टकट कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट का कि इसको हम शॉर्ट हैंड इफ़ कहते हैं कि आप यहाँ पे मैंने एक और चीज़ की हुई है कि एक ही लाइन के अंदर दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज असाइन की हुई हैं, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, और उसके अंदर ही जो है वो कंपैरिजन में कर रहा हूँ। इफ़ नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2 देन प्रिंट नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2। ठीक है, विद इन लाइन आप जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट रिकमेंडेशन ये है कि आप एक कन्वेंशन वो फॉलो करें जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो यूज़ की जाती है कि आपका कोड अगर किसी के पास जाए तो वो सर खुजाने ना बैठ जाए कि ये मतलब उसने इफ़ स्टेटमेंट तो लगाई हुई है लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्लीन कोड और अंडरस्टैंडेबल कोड जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जो है वो आप उसको उस तरह यूज़ करें, बट दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इसी तरीके से ये मैंने इसको ज़रा एक्सटेंसिव कमेंट्स के साथ मेंशन कर दिया है। इफ़ अच्छा, अब आपके पास जो एल्स की स्टेटमेंट है आपके पास उसका केस आता है। मिसाल के तौर पर अब आपने दो चीज़ें देखनी है कि अगर आपका नंबर 3 से बड़ा है तो क्या हो, अगर आपका नंबर 3 के बराबर है या उससे छोटा है तो क्या हो। अब नॉर्मली अगर आपने सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी और आपको उसी का नॉलेज है तो एक अप्रोच ये है कि आप इफ़ कंपैरिजन लगा दें कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 3 तो ये कर दो, और उसी के बाद नीचे एक और इफ़ स्टेटमेंट लगा दें कि जी इफ़ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 तो ये कर दो। आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो काम तो आपका वो केस तो चल जाएगा, बट ये अच्छी अप्रोच नहीं है क्योंकि पाइथन ने आपको इसकी ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है। एल्स के केस में वो क्या है कि आप इफ़ कंडीशन इफ़ साथ कंडीशन देते हैं और स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी पहली कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो जाती है तो मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, अगर नहीं होती, अगर फॉल्स हो जाती है एल्स, तो स्टेटमेंट 2 जो मैं दे रहा हूँ वो काम कर दो। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कोई चीज़ लेने के लिए बाहर भेजते हैं किसी स्टोर पे, तो आप उसको अगर ये बता दें कि ये चीज़ लेके आ जाओ, वो मार्केट जाता है, वो चीज़ उसको नहीं मिलती, वो खाली हाथ वापस आ जाएगा, जी वो चीज़ मिली नहीं थी। लेकिन अगर आप उसको ऑप्शन दे के चले जाए ये चीज़ ले आओ, अगर ये ना मिले तो इसके रिप्लेसमेंट में ये ले आना, तो अब आपके इफ़ और एल्स दोनों कंडीशंस जो है वो आपने बता दी है कि पहला अगर ट्रू हो जाए तो ये कर दो, फॉल्स हो जाए तो ये कर दो, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल ली थी उसी के अंदर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है एल्स का केस, कि अगर जो हमारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो जिस भी केस में फॉल करते हैं वो आपका जो केस है वो हो जाए। अब मेरे पास 60 मार्क्स थे विच इज़ लेस देन 65, तो आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है एल्स के केस में कि स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड फेलिंग ग्रेड्स। ठीक है, उसके ग्रेड्स जो है वो फेलिंग कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, इसी तरीके से आगे आपके पास एक और चीज़ आती है एल इफ़ की। फॉर एग्जांपल आपने एक कंडीशन दी, ये कर दो, ये नहीं होता तो ये कर दो, अगर ये नहीं होता तो ये कर दो। ठीक है, तो एल इफ़ आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप दो केसेस से भी ज़्यादा उसके अंदर जो केसेस है वो ऐड कर सकते हैं अपने कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी का ए ग्रेड बन रहा होता है, किसी का बी ग्रेड बन रहा होता है, किसी का सी ग्रेड बन रहा होता है। अब अगर हम सिर्फ इफ़ और एल्स यूज़ करेंगे तो हम या तो ए ग्रेड दे सकते हैं और उसके बाद सारे पास कर सकते हैं, फेल कैसे करेंगे। तो जब आपके पास 2 से ज़्यादा कंडीशंस हों तो फिर आप एलिफ यूज़ करते हैं। तो इस केस में अब आप कंडीशन देंगे कि अगर 70 से ऊपर मार्क्स हैं तो उनका ए आ जाए, अगर 60 से ऊपर हैं और 70 से कम है तो बी आ जाए, एंड सो ऑन। आप अपनी मर्ज़ी के ग्रेड्स दे सकते हैं और इसके लिए फिर आप एलिफ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जी,
बेसिकली मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम बनाया। अब इसके अंदर जो एडिशन है वो क्या है, सबसे पहली चीज़ कि अभी तक हम जितना काम करते आ रहे थे वो यूज़र से हम कोई वैल्यू इनपुट नहीं करवा रहे थे। इस स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड के अंदर मैंने एक इनपुट स्टेटमेंट यूज़ किया है जो कि यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करती है और उससे रन टाइम पर इनपुट लेगी। अच्छा, होगा ये कि वो नंबर चेक किया जाएगा, क्या वो नंबर 0 से बड़ा है, क्या वो नंबर 0 के इक्वल है, क्या वो नंबर 0 से छोटा है। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स आप लोगों के लिए ऐड की हुई है। अब इसको आप जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं अपने यूज़ केस, अब आपने दिमाग लगाना है ना। जैसे सर ने एक एग्जांपल दी क्लास के अंदर ग्रेडिंग वाली, आप कोई और सिनेरियो जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देने का मकसद है कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जस्ट अब मैं इस प्रोग्राम को जस्ट आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूं, तो एग्जीक्यूशन के दौरान ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मेरे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज़ एंटर एनी नंबर, और आगे एक बॉक्स आ रहा है। मैं नंबर एंटर कर देता हूं 7, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करता हूं। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया 7 इज़ पॉजिटिव नंबर। पहली वाली कंडीशन पूरी हो रही है कि वो चेक कर रहा है कि जो गिवन नंबर मेरे पास आया है वो ग्रेटर देन 0 था। पहली कंडीशन ट्रू हो गई और उसने मुझे गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव ये मैसेज डिस्प्ले किया, और उसके बाद नीचे वाले केसेस वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। जब फर्स्ट आपकी फॉर एग्जांपल आपने 6 स्टेटमेंट्स 6 कंडीशंस दी थी, उन 6 में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, फर्स्ट वाली अगर ट्रू हो गई तो नीचे वाली कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। अगर फर्स्ट वाली फॉल्स होती है तो सेकंड पे जाके चेक करेगा, सेकंड फॉल्स होगी तो थर्ड पे जाके चेक करेगा। लेकिन जहां पे भी एक स्टेटमेंट एक कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद वो जो इफ़ का सारा ब्लॉक है वो टर्मिनेट हो जाएगा और आप उस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब इसके दूसरे केस पे चले जाते हैं वेरी क्विकली, कि मैं यहाँ पे 0 एंटर करता हूँ, ठीक हो जाएगा। ओके, इंट गिवन नंबर, और ये गिवन नंबर आ गया, ठीक है। देखिए हो ये रहा है कि मैं यहाँ पर यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, और बड़ा ख़तरनाक काम हो जाता है जब आप यूज़र से इनपुट लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? यूज़र आपका कोई भी इनपुट दे सकता है, और ख़ास तौर पे जब आप ये मेंशन कर दें कि इनपुट एनी इंटीजर वैल्यू, तो वो इंटीजर के अलावा सब कुछ इनपुट करेगा, इंटीजर नहीं आपको देगा, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपने इसको वैलिडेट करना है कि यूज़र की जो वैल्यू है वो मुझे इंटीजर में चाहिए, तो मुझे इंटीजर में ही मिले। अगर ना हो तो फिर आप उसके ऊपर उसको एक मैसेज डिस्प्ले करें कि भाई ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, मुझे इंटीजर दो। तो मैं जब यहाँ पे यूज़र से इनपुट वैल्यू ले रहा हूँ तो वो मेरे वेरिएबल गिवन नंबर में जा रहा है। अब जब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लगाई है ना, इफ़ की कंडीशन में जब यहाँ पे लगा रहा हूँ, स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को पास किया है इंटीजर के अंदर, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है इस वेरिएबल के अंदर ये कास्ट होके मुझे इंटीजर वैल्यू मिले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ये चीज़ आप लोगों की आसानी के लिए। तो होगा ये कि अब वो बाय डिफ़ॉल्ट ना इसको एक स्ट्रिंग के तौर पे ले रहा होगा, और वो मुझे मैसेज भी डिस्प्ले करेगा कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने वैल्यू एंटर की है वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, और यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है एक इंटीजर। तो वो स्ट्रिंग की डाटा टाइप को इंटीजर की डाटा टाइप से कंपैरिजन जब करने जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो सेम डाटा टाइप के ऊपर कंपैरिजन करते हैं, तो वो आपको एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा कि जनाब ये काम हो ही नहीं सकता, ये गलत हो रहा है, ठीक है। अब ये नंबर तो वो मुझसे मांग रहा है, लेकिन उसके आगे उसने अब मुझे टाइप एरर दे दिया, ठीक है, और ये वो बता रहा है कि जो ऑपरेटर है नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं इस कोड को वापस उस पर ले जाता हूँ प्रीवियस स्टेट के ऊपर, और इसको अब एग्जीक्यूट कर देते हैं 0 के केस के ऊपर। तो 0 इज़ वो नंबर जो है वो 0 है, और थर्ड केस के अंदर अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर दे देता हूँ तो -7 इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो तीनों कंडीशंस आपकी फॉलो हो रही हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट वो काउंट करती हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद वो करने के लिए मैंने आप लोगों की एग्जांपल डाली हुई है, इसको अब मैं जस्ट बता देता हूँ, हमने आगे मूव करना है क्विकली। तो हो ये रहा है कि बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि यूज़र से जो पासवर्ड है ना वो चेक करता है कि यूज़र ने जो पासवर्ड एंटर किया है वो करेक्ट है या नहीं है। पासवर्ड वैलिडेशन बेसिकली हो रही है, बिल्कुल सिंपल टाइप की, ठीक है। तो उसके अंदर आपने इफ एल्स का केस लगाया हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अब यहाँ पे मैंने फंक्शन बेसिकली यूज़ किया है
कंसीडर ये करें कि यहाँ पे आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर सिर्फ आप पासवर्ड एंटर करते हैं, वो आपको बता देता है आपका पासवर्ड ठीक है या पासवर्ड ठीक नहीं है। अब उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है, इफ़ एल्स की कंडीशन चल रही है, वो कर क्या रही है, इफ़ यूज़र पासवर्ड, जो यूज़र ने पासवर्ड दिया है वो इसके इक्वल है। अब देखें यहाँ पे कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल यूज़ हो रहा है और स्ट्रिंग आपके पास आ रही है, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे चेक नहीं लगाया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो अगर वो मैच होता है एग्जैक्टली तो करेक्ट पासवर्ड, अगर मैच नहीं होता तो इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो अब इनपुट के अंदर यहाँ पे मैंने पहला पासवर्ड डाला हुआ है जो कि करेक्ट है, दूसरा मैंने डाला हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। तो जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो फर्स्ट वाले पे वो मुझे करेक्ट पासवर्ड देता है, सेकंड पे वो मुझे इनकरेक्ट पासवर्ड का मैसेज डिस्प्ले कर देता है। ओके, अब आपके पास एक टास्क, आपने यहाँ तक प्रोग्रामिंग कर लिया, अब आपको आके कहा यह जाता है कि एक टास्क है जिसके अंदर आपने मुझे एक मैसेज जो है वो 100 टाइम्स प्रिंट करके देना है और ये आपका छोटा सा टास्क है। सो उसकी एक नाइव सी अप्रोच ये है कि अगर मुझे 10 दफ़ा कहे तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी कोई मसला नहीं है, ये हेलो वर्ल्ड है। एक बात याद रखें, जब आप इनपुट ले रहे होते हैं ना, क्योंकि आज जब हारिस इनपुट ले रहा था, जब आप यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, ये इतना सेंसिटिव मामला है कि मोस्टली हैकिंग अटेम्प्ट्स जो हैं वो आपकी इनपुट फील्ड से ओरिजिनेट होते हैं। याद रखें कि जब आप इनपुट लेते हो ये इतना सेंसिटिव होता है, आपके पीछे जो है वो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हर केस को हैंडल करना है। स्ट्रिंग आएगी तो क्या होगा, इंटीजर आएगी तो क्या होगा। लोग क्या करते हैं कि अपना जो कोड है उसको स्ट्रिंग बना के आपके इनपुट में डाल देते हैं। इनपुट के लिए वो जो कोड है पूरा का पूरा वो स्ट्रिंग होता है, वो आपके सर्वर पे जब एग्जीक्यूट होता है वो कोड, वो स्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट होता है तो वो बहुत बड़े-बड़े डैमेज कर सकता है। तो जब भी आप कभी इनपुट ले रहे हो तो बी वेरी केयरफुल विद दैट। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स लूप। अच्छा, लूप भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि अगर आप कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं लगाते तो प्रोग्राम सीक्वेंस में चलता है, पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन, और वो चलता चला जाएगा। यानी फ़्लो ऊपर से नीचे है, इसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल फ़्लो, कि सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब भी आपने इस सीक्वेंशियल फ़्लो को चेंज करना है तो आपको किसी न किसी कंट्रोल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी हारिस भाई ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपको पढ़ाई, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है, इस सीक्वेंशियल फ़्लो को चेंज कर देती है। अब अगली जो हम स्ट्रक्चर पढ़े हैं इन्हें कहते हैं रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स में अभी हम 2 लूप पढ़ेंगे हारिस भाई आज, जी, फॉर और वाइल। फॉर और वाइल। तो ये रेपिटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं ये किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हारिस भाई ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि अगर आपने एक स्टेटमेंट 10 दफ़ा लिखनी है तो नाइव अप्रोच है कि आप उसे 10 दफ़ा लिख दें। लेकिन तमाम प्रोग्रामिंग्स इंक्लूडिंग पाइथन आपको रेपिटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर देती हैं, ठीक है। और ये मेनली हर लैंग्वेज में ये 2 रेपिटेशन स्ट्रक्चर तो आपको ज़रूर मिलेंगे। एक को हम फॉर लूप कहते हैं और एक को हम वाइल लूप कहते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में वाइल की कुछ वेरिएशन भी हैं, डू वाइल एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन फॉर और वाइल आपको तमाम मेजर लैंग्वेजेस में मिलेंगे और ये पाइथन में भी हैं। और ये क्या है, ये रेपिटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है। कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने ज़्यादा बार रिपीट करनी है तो आप रेपिटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे। जी हारिस भाई, थैंक यू। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी सर ने आपको बताया और मैंने एक आपके सामने नाइव सी अप्रोच जो है वो दिखा दी, ये तो अब 10 टाइम्स के लिए था कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हैं, लेट्स से आपको कोई क्या देता है 1000 टाइम्स करवा दें, 1 मिलियन टाइम्स करवा दें, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस केस के लिए अब आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लूप आपके पास मौजूद है वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप उस टास्क को जो आपने 1 मिलियन टाइम्स करना है और 1 बिलियन टाइम्स करना है, आपने जस्ट 2 to 3 लाइन्स ऑफ कोड अपनी लिखनी है और वो आपका काम जो है वो ऑटोमेटिकली एक स्क्रिप्ट जो है वो करता जाएगा। अब यहाँ पर जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो उसका सबसे पहले जो सिंटैक्स है उसके ऊपर आ जाते हैं। देखें, सिंटैक्स के अंदर मैं आपको कोड से दिखा देता हूँ। देखें,
कोड में सबसे पहली चीज़ है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। आप फॉर लूप यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे उसको डिफाइन करने का कीवर्ड है फॉर, FOR, फॉर। जैसे आप लिखेंगे वो भी उसी तरीके से एक सेपरेट कलर के अंदर जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, विच मीन्स कि ये एक रिजर्व वर्ड है लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद आप आगे एक वेरिएबल देंगे, ठीक है, जो कि जिसे कहते हैं कि लूप के कंट्रोल वेरिएबल्स के अंदर काउंट किया जाता है, और इनकी आप एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट टाइम मेंबरशिप ऑपरेटर जो हमने ये वही इन है एग्जैक्टली। और आगे मैं एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, रेंज का। रेंज में बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, रेंज के अंदर आप एक नंबर देते हैं तो वो क्या करता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, और जो अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 दिया है तो वो 10 से एक नंबर पहले 9 तक, ठीक है, तो 0 to 9 जो है वो काउंट चलता जाएगा, 0 then 1 then 2 then 3 then 4 then 5 अप टू so on 9 तक। सो आप इसके अंदर एक नंबर डिफाइन कर देते हैं रेंज के तौर पर। मैं करता हूँ कि फॉर का लूप फॉर आई, अब इनिशियली आई के अंदर क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी 0, ठीक है, और जैसे जैसे लूप चलता जाएगा इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी। जे अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन उन लोगों के लिए आएगी कि इसकी वैल्यू किस तरह से बढ़ रही है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आपने सिर्फ ज़हन में ये रख लेना है कि ये ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, ऑटोमेटिक वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही है। तो फॉर आई इन रेंज होगा क्या कि इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपके सामने पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि ये इसकी आउटपुट आ रही है और ये 10 टाइम्स इसकी आउटपुट है। सबसे पहले आई के अंदर होगा 0, ठीक है, वो देखेगा 0 इज़ इन रेंज, वो रेंज में देखेगा 10 की रेंज के अंदर 0 आता है, सबसे पहला डिजिट 0 है, तो ये पहली कंडीशन आपकी जिसे कहते हैं ना, वो ये एक चेक कर रहा है, बेसिकली कंडीशन चेक हो रही है कि जो इसके अंदर आई के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो इस रेंज में एग्जिस्ट करती है, वो आपको एग्जीक्यूट कर देगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। और जब अब सवाल ये है कि ये 11th टाइम क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि 11th टाइम जब वो गया यहाँ पर आ गई थी वैल्यू 10, तो 10 जो है वो 0 से 9 की रेंज के अंदर नहीं आता, वो उसकी रेंज से बाहर है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी, उसके बाद वो लूप ब्रेक हो गया। तो लूप किस तरह से काम कर रहे हैं कि आपका टास्क जो है वो रिपीटेटिवली करके तो देते हैं बट बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है, जो भी आप उसको बताएंगे। और फॉर लूप की एक ख़ास चीज़ ये है कि इसके अंदर ये आप वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको पता होता है पहले से कि मेरी जो यूजेज है वो कितनी है, मैंने कितनी दफ़ा किसी चीज़ को यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं और वहाँ पे अपनी कंडीशंस को उस तरह से अप्लाई करते हैं। बेसिकली कंडीशंस ही आपकी इस तरह की होती है जहाँ पे आपको ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता होता है कि मैंने इसको कितना यूज़ करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कलेक्शंस पढ़ ली थी, कलेक्शंस के साथ हम लोगों ने क्या कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा था, और मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि क्या काम कर रहा था कि वो कोई भी आइटम आप एक लिस्ट के अंदर से चेक करना चाहते थे, वो आपको बता देता था वो इसमें है या नहीं है, तो आपको कोई उसके अंदर जाके बारी बारी एक एक एलिमेंट को देखना नहीं पड़ता था। अब ये जो बारी बारी एक एक एलिमेंट को देखना है ये हम लूप के थ्रू किस तरह करते हैं, ठीक है। और एक और सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए कि अगर वो जो मेंबरशिप ऑपरेटर है अगर वो आपको एक काम करके दे रहा था तो ये लूप आप किस तरह यूज़ करते हैं। देखिए, मेंबरशिप ऑपरेटर को आपने कंफ्यूज इस तरह से नहीं करना है कि मेंबरशिप ऑपरेटर जस्ट आपको ये बताता है कि ये चीज़ इसमें है या नहीं है। अगर अब आपने उनके अंदर मौजूद वैल्यूज़ को 1 by 1 प्रिंट करवाना है तो आपको वो 1 by 1 वैल्यूज़ जो है वो पिक करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक नंबर की लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो आइटम्स है उसके वो स्ट्रिंग्स हैं, तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होगी। क्या होगी? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये इस तरह से भी आप इसको देखना शुरू करें। अगर यहाँ पे इंटीजर्स होते और लिस्ट के अंदर तमाम वैल्यूज इंटीजर्स की होती तो हम कहते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो ये कन्वेंशंस जो है वो अब आपको आनी चाहिए और इसको इस तरह से जब लिखते हुए भी प्रैक्टिस किया करें और उनको बोला भी करें, ताकि जब आप किसी से बात करें तो आप उसको उसी कन्वेंशन में बताएं कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ये इशू आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने बताया फॉर, मैं अब इस पर लूप लगाने लगा था, आइट्रेट करने लगा हूँ। जब हम इसके ऊपर 1 by 1 एलिमेंट्स को पकड़ते हैं, आइटम्स को पकड़ते हैं, उनको देखते हैं, तो उसको कहते हैं आइट्रेट करना। अब किसी भी सीक्वेंस के ऊपर यहाँ पे लिस्ट हो सकती है, यहाँ पे
टपल हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है। फॉर नंबर इन किस में चेक करना है आपने? नंबर लिस्ट में, ठीक है, ये आपके पास नंबर लिस्ट है। प्रिंट, अब आपने प्रिंट क्या करना है? नंबर। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या हो रहा है? बेसिकली ये वेरिएबल के अंदर जो है वो बारी बारी जाके चेक करता है इसकी आइटम्स को, ठीक है, और जो जो इसके अंदर मौजूद होता है वो उसको प्रिंट करवाना शुरू कर देता है। मतलब इसके लिए आपने वैसे बड़ा अच्छा किया, ये नाम आइटरेटर इंट्रोड्यूस करवा दिया। बिल्कुल, क्योंकि पाइथन में फॉर लूप का जो मेजर रोल है वो आइटरेटर ही है। देखें, आपके पास कलेक्शन थी 4 टाइप की, आपको याद होगा, आपके पास लिस्ट थी, टपल था, सेट था और डिक्शनरी थी। आपने जब भी इन कलेक्शंस की चीज़ों को आइटरेट करना है, अब मैंने क्या कहा, कलेक्शन की चीज़ों को आइटरेट करना, मैं इसको और आसान कहता हूँ। आपने इसके अंदर ये जो नंबर्स की लिस्ट है इसे आइटरेट करना है। आइटरेट का मतलब है कि उसकी हर लिस्ट को उस लिस्ट के अंदर हर आइटम को बारी बारी देखना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइटरेट करना। पहले 1 लिखा, चेक किया, फिर 2 चेक किया, फिर 3 चेक किया, फिर 4 चेक किया, फिर 5 किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस जो नंबर लिस्ट है इसको आइटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आइटरेट का लफ्ज़ बहुत बार आएगा तमाम कलेक्शंस जो हैं। अभी तो ये कलेक्शन आपके सामने लिखी है, फ़र्ज़ करें आपके पास डेटाबेस से कलेक्शन आ रही है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स हैं, तो उसमें फिर आप अपनी ज़रूरत की सिर्फ चीज़ें आइटरेट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपको क्लियर होंगी। लेकिन ये लफ्ज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आइटरेट करना। तो कलेक्शंस को आप बहुत ज़्यादा आइटरेट करेंगे, और जब भी मैं कह रहा हूँ उसे आइटरेट करें, इसका मतलब है कि उस कलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आइटम्स हैं, आप उनको बारी बारी हर एक आइटम को चेक करके उसके ऊपर कोई काम करेंगे। जैसे उसको प्रिंट करना भी एक काम है, अगर इधर इंटीजर होता तो उस पर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते या उसके ऊपर कोई कंपैरिजन कर सकते। और बेसिकली जब आप प्रोफेशनल उसमें भी लाइफ में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपसे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी, या आपको कोई टास्क भी अगर मिल रहा है तो उसके अंदर वो ये चीज़ ही मेंशन की जाएगी कि मेरे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, तो उस पर आइटरेट करके मुझे ये इस तरह का स्पेसिफिक आइटम चाहिए। सो बेसिकली जो इसका पूरा फ्लो है फॉर लूप का, वो आपके सामने मैंने एक डायग्राम के अंदर भी डालने की कोशिश की है ताकि आप लोग इस चीज़ को ना यार इसको डायग्राम को भी पढ़ा दो। जी जी ये फ्लो डायग्राम अगर आप ले आए हो, बड़ा अच्छा काम किया है कि बाज़ औक़ात जब आप कोड लिखोगे और आपको कोड हैंड ओवर करना पड़ेगा और बाज़ औक़ात चीज़ें होंगी वो कॉम्प्लेक्स होंगी, तो आप फ्लो डायग्राम के थ्रू बताते हो कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पे जाएगा, फिर यूँ करेगा, यूँ ना हुआ तो फिर ये करेगा। इफ एल्स की सारी स्टेटमेंट जो होती हैं, आपका प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो आप फ्लो डायग्राम्स के थ्रू बताते हो। बड़ी कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ी फ्लो डायग्राम्स होती हैं। ये मिनिमलिस्टिक फ्लो डायग्राम है जो अभी आपको दिखा रहा है हारिस। ये बिल्कुल। भी एक ज़रूरी चीज़ है। देखिए पाइथन के अंदर अभी हमने जिस तरह से आपसे बात की कि ज़्यादातर फ्लो जो फॉर लूप है वो एज एन आइटरेटर यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पर इस फ्लो डायग्राम से आपको क्या चीज़ पता चल रही है? देखें, ये फॉर लूप बेसिकली हर कलेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो वो लिस्ट के आइटम्स को देखता जा रहा, तो उनके काउंट पे चल रहा होता है। वो हमेशा ये कंडीशन चेक करता है कि क्या ये आइटम इस लिस्ट का लास्ट आइटम है। अगर वो उस लिस्ट का लास्ट आइटम नहीं है तो वो फिर मजीद काउंटर आगे मूव करता है, नेक्स्ट पे चला जाता है। फिर वो चेक करता है ये लास्ट आइटम है, नहीं तो फिर जो आपने टास्क को दिया तो वो टास्क परफॉर्म करता है। फिर चेक करता है इज दिस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन, नहीं है, फिर टास्क परफॉर्म करता है। जैसे लास्ट एलिमेंट आ जाता है ना, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लूप ब्रेक कर देता है, और जो पूरी आपने लिस्ट पास की होती है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती ये इतनी बड़ी लिस्ट थी तो इसके ऊपर इतनी दफ़ा चलना है, वो ऑटोमेटिक उसको चीज़ को चेक करता है। तो ये फ्लो डायग्राम देखें, हमेशा आपको ये बता रहा है फॉर ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस। वो क्या पूछता है, कंडीशन क्या चेक होती है, इज दिस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, कि ये एलिमेंट इस सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट है। नो की कंडीशन होती है तो वो स्टेटमेंट्स इनसाइड द फॉर लूप। अब आपने फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी होंगी कि इसको ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, मैसेज डिस्प्ले करा दो, जो भी आपने करना है वो काम करेगा। देन दोबारा उसी स्टेट पे चला जाएगा, इज दिस द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस, कि इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट तो नहीं है। अगर तो वो एलिमेंट लास्ट हो जाता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि वो लास्ट एलिमेंट है, तो
तो वो क्या कर देता है, एंड ऑफ फॉर लूप, लूप एंड हो जाता है और आपका जितना काम उस सीक्वेंस के अंदर था वो कंप्लीट हो जाता है और लूप ब्रेक होके नेक्स्ट लाइंस ऑफ कोड के ऊपर चला जाता है। अच्छा, इस डायग्राम को इरफान ने नाम दिया फ्लो डायग्राम का। और अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हर प्रोग्राम एक्चुअली सीक्वेंशियल फ्लो में चलता है अनटिल अनलेस आप कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर ना लगाएं। तो फ्लो डायग्राम एक्चुअली आपको ये बताती है कि ये जो सारा प्रोग्राम है कि कितना सीक्वेंस में चलेगा, किस जगह इफ़ एल्स जो है वो आ जाएगी, ब्रांच आ जाएगी, किस जगह फिर आप रेपिटिशन कर रहे हैं चीज़ों की, उधर लूप्स आ जाएंगे। सो एक्चुअली फ्लो डायग्राम क्या कर रही है, आपकी किसी भी प्रोग्राम या किसी भी लॉजिक का पूरा फ्लो आपके सामने रख रही है। तो ये नाम से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि फ्लो डायग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूशन फ्लो बताती है आपको आपके प्रोग्राम का। और ब्रांचिंग यानी एक काम करो नहीं तो उसकी जगह दूसरा काम करो तो इफ एल्स होगा, रेपिटिशन है तो उस जगह पे या फॉर लूप होगा या वाइल लूप होगा। सो क्विकली आगे चलते हैं। आपके पास एक और प्रोग्राम है, बेसिकली अब मैंने थोड़ा सा अब उसको सिनेरियो बेस करने की कोशिश की है कि अगर आपके पास एक लिस्ट आ जाती है और आपके पास टास्क ये है कि इस लिस्ट के अंदर जितने नंबर्स हैं आपने उसकी एवरेज कैलकुलेट करके देनी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरेज के अंदर आपके पास जितने नंबर्स आते हैं हम उनको सम करते हैं, उनका सम आपके पास होना चाहिए और आपके पास उस नंबर्स का काउंट होना चाहिए। ये 10 नंबर थे, ये 12 नंबर थे, नंबर ऑफ जो नंबर्स का काउंट है। फॉर एग्जांपल इस केस में इसमें कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं और वो आप किस तरह निकाल सकते हैं, सिंपली इस लिस्ट की लेंथ लेके, इस लिस्ट की लेंथ लेके तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो मैंने एक नंबर लिस्ट ली है, उसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया टोटल सम का, जिसको अभी मैंने 0 से इनिशलाइज किया हुआ है कि इसके अंदर अभी कोई मेरे पास वैल्यू नहीं, सम नहीं आया। ओके, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, लिस्ट का साइज में स्टोर करवा रहा हूँ और मैंने सिंपल एक बिल्ट इन जो फंक्शन हमारे पास मौजूद है लेंथ का, LEN लेंथ, ठीक है, वो मैंने यूज़ कर लिया और वो मैंने लिस्ट के ऊपर लगाया तो उसकी जो वैल्यू है वो 5 मेरे पास स्टोर हो जाएगी। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लिस्ट के ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ और बारी बारी जो इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी मैं उनको लूँगा। फर्स्ट वैल्यू को लूँगा, 0 में ऐड कर दूंगा, फिर सेकेंड वैल्यू लूँगा जो प्रीवियस सम होगा उसमें ऐड कर दूंगा। फॉर नंबर इन नंबर लिस्ट, अब मैं इस लिस्ट के ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, करता ये जा रहा हूँ कि टोटल सम वो क्या है अभी 0, उस 0 के अंदर में जो भी मेरा फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो मेरे पास इस नंबर के अंदर 10 होगा, वो चेक करेगा ये 10 क्या इस नंबर लिस्ट में मौजूद है, जी बिल्कुल है, तो वो कंडीशन ट्रू हो गई। इधर आया, टोटल सम के अंदर 0 था और नंबर था हमारे पास 10, तो 10 + 0 यहाँ पे टोटल सम में मेरे पास फर्स्ट आइट्रेशन में 10 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उस 10 के अंदर 20 स्टोर होकर +30 टोटल सम में मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और जब मेरे पास टोटल सम आ जाएगा तो एवरेज कैलकुलेट टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो आइटम्स है। इधर अगर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दें ना तो मेरे ख्याल बच्चों के लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, मैं ये काम कर देता हूँ। अच्छा, ये प्रिंट हम सम होने के बाद लगा रहे हैं तो आपको 0 नज़र नहीं आएगा, आपको सम होने के बाद जो काम हो रहा है वो नज़र आएगा, क्योंकि एक प्रोग्राम सीक्वेंस में चलता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आपके सामने सबसे पहला सम आपके पास 10 आना था, देन आपके पास 30 आना था, देन 60 आना था, देन 100 आना था। और अब एक्चुअल आपके पास जो जिसमें आप इंटरेस्टेड थे वो थे एवरेज के अंदर, तो एवरेज कैलकुलेट हो गया। एट द एंड आपके पास द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज़ 30, ठीक है, वो 30 आपके पास आ रही है। तो ये प्रोग्राम के अंदर कमेंटिंग मैंने प्रॉपर तरीके से की हुई है, आप इसको खुद भी देख के जो है वो बड़े अच्छे से आइडिया कर लेंगे। और इसको देखते हुए आपके माइंड में बहुत सारे जो सिनेरियोज आएंगे, बहुत सारी जो चीज़ें आएंगी, आप उसको मॉडिफाई करके टेस्ट करके रन टाइम पे चेक कर सकते हैं और वहीं से आपको डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस भी यूज़ करने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप कितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको नई चीज़ें जो है वो मिलती जाएंगी। यहाँ पे अगेन जो है वो एक प्रैक्टिस है लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करने की। अगेन ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, पहले इंटीजर्स की लिस्ट नहीं थी, उसके ऊपर आइट्रेट करके जो है मैंने आपको वो दे दिया है। ओके, अब आपके पास फॉर एग्जांपल लिस्ट आ जाती है, तो स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। तो स्ट्रिंग्स भी जिसे कहते हैं ना एक लिस्ट के तौर पर कंसिडर की जा रही होती है कि फॉर एग्जांपल जहाँ से आपकी जो इन्वर्टेड कोड्स स्टार्ट हो रहे होते हैं, जहाँ पे इन्वर्टेड कोड्स आप ख़त्म हो रहे थे, उसके अंदर जितने करैक्टर्स मौजूद होते हैं ना वो एक लिस्ट के आइटम के तौर पर कंसिडर किए जा रहे होते हैं जब आप उस पर आइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लूप यूज़ करते हुए। ये मैंने वर्ड टू आइट्रेट के वेरिएबल के अंदर इस स्ट्रिंग को मैंने स्टोर कर दिया
और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैं एक लिस्ट के ऊपर आइट्रेट कर रहा था फॉर करेक्टर इन वर्ड्स टू आइट्रेट, ये जो इस वेरिएबल का नाम है, मैं प्रिंट करवाता जा रहा हूँ। तो अब वो क्या होगा कि हर दफ़ा जो जो उसने करेक्टर आइट्रेट किया था, जिस पे वो गया था, वो उसने आपके सामने उसको डिस्प्ले करवाया है नेक्स्ट लाइन के अंदर। रेंज का फंक्शन है, ये मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, रेंज के फंक्शन को यूज़ करते हुए आप लोगों ने टेबल प्रिंट कराना है। याद है ना, बचपन में हम पहाड़े पढ़ा करते होते थे, तो वो 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, उसको टेबल्स। मैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ। ओके, सिर्फ ओके इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ मैं बता दूं कि रेंज का जो फंक्शन है उसको यूज़ करने के एक से ज़्यादा वेज होते हैं। एक तरीका ये है कि सिंपल आप 8 लिख दें। अब 8 लिखने से होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से 8 रेंज कंसिडर कर रहा होगा, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो आप 0 से ना स्टार्ट करें, आप किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करें और किसी स्पेसिफिक नंबर तक जाएं, तो आप उसको वो भी मेंशन कर सकते हैं कि रेंज अब लेनी है 1 से स्टार्ट करनी है और 6 तक जाना है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो नंबर आप मेंशन कर रहे होंगे वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो ये जो चेक करेगा वो 1 के बाद 2 ऐड होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा। इसके इन बिटवीन वाले नंबर्स इसके अंदर मौजूद होंगे। ओके, इसी तरीके से आगे। ओके, अच्छा जी, ये मैंने एक लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया है और इस लाइन के अंदर बेसिकली 2 काम हो रहे हैं। वो ये हो रहे हैं कि मैं एक तो लिस्ट के ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ और उनके अंदर जो वैल्यूज़ है ना वो भी प्रिंट करवा रहा हूँ। और हमने आपको कलेक्शंस और लिस्ट पढ़ाते हुए ये बताया था कि लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है। क्या मतलब कि हर आइटम का एक एड्रेस होता है जिस पर वह मौजूद होता है कि अगर उस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको वही बंदा मिलेगा, वही आइटम मिलेगा। तो 0 पे हमेशा 10 मौजूद होगा और 2 पे हमेशा 3 मौजूद होगा, 30 वैल्यू मौजूद होगी। तो मैंने उनके साथ उनकी इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट करवाई है, ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए सिंपल मैंने जो तरीकाकार इस्तेमाल किया वो क्या किया, मैंने वो लिस्ट ली है, स्क्वायर ब्रैकेट्स और साथ आगे जो उसकी जो वेरिएबल वैल्यू थी वो इंडेक्स के तौर पर वो आगे साथ उसके प्रिंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडेक्स आ रहा है और आपकी वैल्यू साथ प्रिंट हो रही है उस लिस्ट के अंदर की। ओके, ये सारा लिस्ट के ऊपर काम है। ओके, अब थोड़ी सी आपकी चेंजिंग कर लेते हैं कि जी बच्चों को अक्सर, क्योंकि ये कलेक्शन स्पेसिफिकली ऐसी है डिक्शनरी जिसके ऊपर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो डिक्शनरी पे भी उसी तरीके से आप लोग आइट्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में आपके पास कीज़ हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं, फिर कीज़ हैं, फिर उनकी वैल्यूज़ हैं, और ये एक और की है, फिर उसकी वैल्यू है, अगेन की है, उसकी वैल्यू, ठीक है। अब आप इसमें 2 चीज़ें मौजूद हैं, की वैल्यू, की वैल्यू। अब आपकी चॉइस है कि आप कीज़ पे आइट्रेट करना चाहते हैं या वैल्यूज़ पे आइट्रेट करना चाहते हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं कीज़ पे आइट्रेट, वैल्यूज़ पे आइट्रेट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा फॉर वैल्यू इन माई डिक्शनरी डॉट। अब ये आपके पास बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है डिक्शनरी के अंदर से वैल्यूज़ को लेने का। मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज़ और प्रिंट करवा दी। तो अब मेरे पास फोर्ड प्रिंट होना चाहिए, मस्टैंग प्रिंट होना चाहिए, 1964 प्रिंट होना चाहिए, 2020 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि यही वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसकी जगह कीज़ कर देता हूँ और देन एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब मेरे पास जो कीज़ हैं ब्रांड, मॉडल और 3 ईयर, ये प्रिंट हो रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट आप अगर आप देखें, तमाम कीज़ जो है ना वो स्ट्रिंग में है और यहाँ पे मैंने एक उसको इंटीजर की भी दी हुई है। तो स्ट्रिंग जो आपकी डिक्शनरी है इसके अंदर कीज़ आपकी डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती हैं, आपकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट डाटा टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। तो और इसके अंदर ज़रा आप लोगों ने जब ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऐसी डिक्शनरी आ रही जिसमें डाटा टाइप्स सबकी डिफरेंट है, तो उसको आपको बड़ा केयरफुली जो है वो हैंडल करना है। और यहाँ पे मैंने आप बिल्कुल ओके बिल्कुल इसी तरीके से ये आगे मैंने कीज़ वाला आपको ऊपर वाले उस पर करके दिखा दिया है। मैं इसको वापस वैल्यूज़ पे कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने बच्चे बाद में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है जी। और बस मेरा ख्याल आज और बिल्कुल आगे जो है वो फॉर लूप का एक मैंने ये किया है कि मैंने फॉर लूप तो यूज़ किया है, लेकिन उसके अंदर ही मैंने ना इफ़ एल्स को भी इम्बेड करके आपको दिखाने की कोशिश किया कि आप फॉर लूप के अंदर भी जो इफ़ एल्स की कंडीशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं।
और हो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके पास ये जो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स लेगा, इसका इनके तमाम नंबर्स को लेगा बारी बारी चेक। एक तो आपने क्या करना है, इसके तमाम वैल्यूज़ को लेना है बारी बारी, मतलब आपने आइट्रेशन करवानी है, लूप आ गया, फिर आपने चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। तो आपने फिर आप वहाँ पे इफ एल्स का केस कंडीशंस भी चेक करनी है। तो आइट्रेशन के लिए हम ऊपर फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेगा, फॉर करंट नंबर पहले क्या उसके अंदर आ जाएगा 1, वो चेक करेगा क्या ये 1 इस लिस्ट में है, 1 इस लिस्ट में है, कंडीशन ट्रू, नीचे इफ एल्स में आ जाएगा। वो उस 1 को डिवाइड करके चेक करेगा 2 से, अगर तो रिमाइंडर 0 आता है, 0 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि 1 को जब आप डिवाइड करेंगे तो वो ऑड नंबर होगा। तो इसी तरीके से वो आपको हर केस के लिए मैसेज डिस्प्ले करा देगा जी नंबर इज़ नॉट इवन, आगे नंबर भी प्रिंट हो रहा है उसका। तो ये आपके पास केसेस जो है वो तमाम के तमाम जितनी वैल्यूज़ उसके अंदर मौजूद थी वो तमाम प्रिंट हो गए, और जैसे उसके आइटम्स पूरे हुए तो लूप ब्रेक हो गया, आपका कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। सो आज के लिए यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू हारिस, थैंक यू वकास भाई, और थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। अभी इजाजत दें हमें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।